दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लालाजी बालाजी मार्केट स्थित एडिशन मोबाइल शोरूम पर लूट का प्रयास, असफल रहे लुटेरे। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार आईटीआई छात्र की मौत। निजी स्कूल संचालकों ने दी डीईओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी, आरटी की पुनर्गठन राशि के शीघ्र भुगतान की मांग। बाल कल्याण समिति पहुंची जिला अस्पताल, नवजात के साथ संभाल कर लिया जायजा। अब खबर विस्तार से। टाउन में लालाजी बालाजी चौक के पास स्थित मोबाइल फोन शोरूम पर अज्ञात कुछ लोगों द्वारा लूट का प्रयास किया गया, लेकिन मालिकों व ग्राहकों द्वारा विरोध करने पर पैदल ही भाग निकलने में लुटेरे कामयाब हो गए। इस संबंध में टाउन थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। टाउन में लालाजी बालाजी मार्केट के पास मोबाइल फोन शोरूम में घुसकर लूट का प्रयास किया गया। लूटपाट करने में असफल होने पर अज्ञात लुटेरों ने शोरूम मालिक, दो भाइयों व उनके पिता के साथ मारपीट की। घटना टाउन बाजार के एडिशन मोबाइल शोरूम की है, जहां 5-6 जने आए लूट के इरादे से और मोबाइल शोरूम पर 3 जने दुकान के बाहर खड़े हो गए, जबकि 2 जने अंदर घुस गए। बताया गया कि दुकान में घुसते ही लुटेरों ने गले में पड़े रुपए मांगे, विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी और दुकान में तोड़फोड़ कर पड़े मोबाइलों को भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, मुख्य गेट का शीशा भी तोड़ दिया गया। ग्राहकों ने पकड़ने का प्रयास किया तो जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से पैदल ही भागने में कामयाब हो गए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है। इस संबंध में टाउन थाना में परिवाद सौंपा गया है। वार्ड नंबर 43 का निवासी हूँ। मैं मेरी दुकान है एडिशन मोबाइल। मैं आज रोज़ की तरह अपनी दुकान पे अपने पिताजी और अपने भाई और अपने स्टाफ के साथ दुकान पे काम कर रहा था और लगभग 3:36 के आसपास 2 लड़के अंदर घुसे और मुझे बोले जितने गले में पैसे सारे निकाल। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और मेरे भाई पे ताबड़तोड़ उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। और पापा जी उनको टेस्ट वाली साइड खड़े थे और उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर भी मारना शुरू कर दिया, उनको धक्का दिया, उनको साथ मारपीट की और दुकान पे रखा सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और दुकान पे काउंटर पे रखे मोबाइल और दुकान का मेन शीशा वो भी तोड़ दिया और बुरी तरह से गंदी गालियां देते हुए, जहाँ से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से भाग गए और पकड़ने की कोशिश की और लेकिन वो बार 2 या 3 जने उनके साथ और थे, उनके साथ सोनी मार्केट गली होते हुए भाग गए। कोई फुटेज वगैरह? फुटेज मेरी दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद है। आप उसकी जांच कर सकते हैं। कोई जानते हैं उन्हें? कोई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता, ना मेरा कोई स्टाफ उनको जानता है, ना ही मेरा कोई पर्सनल उसके साथ कोई लेना देना है। मैंने उस लोगों को ज़िंदगी में पहली बार देखा है। 2 मोबाइल टूटे हैं, मोबाइल का दुकान का मेन शीशा पूरी तरह से टूट चुका है और दुकान की कुछ होर्डिंग्स ये स्टैंडिंग वगैरह है वो टूटी। नहीं, कोई हथियार नहीं था। आज से 3 साल पहले वारदात हुई थी जब रात का समय था और वो तब नकाबपोश हथियारबंद लोग आए थे, जिसमें एक के पास रिवॉल्वर था और एक के पास चाकू था। वो आज से 3 साल पहले की घटना है। मंगलवार रात्रि को गश्त कर रही टाउन पुलिस की एक टीम को धानमंडी में सड़क पर लावारिस हालत में पड़ा नकदी भरा पर्स मिला। पुलिस टीम ने उसी समय पर्स मालिक का पता लगा, उस तक पर्स सही सलामत पहुंचाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। टाउन थाना के सहायक उप निरीक्षक प्रकाश दहिया, कांस्टेबल योगेंद्र, पंकज व शैलेंद्र मंगलवार देर रात करीब 12 बजे गश्त पर थे। गश्त करते हुए पुलिस टीम जाकिर हुसैन पार्क से धानमंडी होते हुए राजकीय जिला चिकित्सालय की तरफ जा रही थी। पुलिस टीम धानमंडी में पहुंची तो सड़क पर बने ब्रेकर के पास लावारिस हालत में पर्स पड़ा मिला। पुलिस जवानों ने पर्स उठाकर संभाला तो उसमें 10,100 रुपए की नकदी के अलावा एटीएम कार्ड, आईडी सहित अन्य दस्तावेज थे। पर्स मालिक का पता लगाने के लिए पुलिस जवानों ने पर्स की तलाशी ली तो उसमें एक बिल मिला। बिल पर लिखे मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया तो पता चला कि यह पर्स काव्यपुत्र संजय अरोड़ा निवासी नई आबादी गली नंबर 2 टाउन का है। काव्य अरोड़ा ने पुलिस जवानों को बताया कि वह करनी धर्मशाला में शादी समारोह में आया था, रास्ते में उसका पर्स कहीं गिर गया। इसके बाद पुलिस टीम करनी धर्मशाला पहुंची और निशानी पूछ काव्य को उसका पर्स लौटा दिया।
मैं नई वादी का रहने वाला हूँ। आज के दिन मेरा पर्स बाजार से मैं जा रहा था वो धान मंडी के पास गिर गया और मुझे उसके कुछ समय बाद पता लगा मेरा पर्स गिर गया। फिर मेरे को पुलिस अंकल ने फ़ोन करा रात को। उन्होंने फिर मेरे को मेरे पैसे सही सलामत लौटा दिए और मेरा पर्स भी लौटा दिया। पर्स में 10,100 रुपये थे, वो मुझे सही के सही वैसे ही मिले। आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड वो भी मुझे मिल गया। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जंक्शन में खुंजा बाईपास पर बुधवार सुबह ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार आईटीआई छात्र की मौत हो गई। ट्रक लगते ही बाइक चालक उछलकर दूर जा गिरा, जबकि ट्रक कुछ दूरी तक बाइक को घसीटते हुए ले गया। हादसे में गंभीर चोटें लगने से बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक हाउसिंग कॉलोनी निवासी सूरज पुत्र शंकरलाल मेघवाल बुधवार सुबह करीब 8 बजे मोटरसाइकिल से अपने पिता शंकरलाल को श्रीगंगानगर रोड पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में छोड़ने गया था। पिता को फैक्ट्री में छोड़ सूरज बाइक पर वापस घर आ रहा था। जब वह अग्रसेन चौक की तरफ से खुंजा बाईपास रोड पर चुंगी नंबर 8 की तरफ आते समय पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो सामने की तरफ से आ रहे ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई। भिड़ंत होते ही बाइक सवार उछलकर कुछ दूरी पर जा गिरा और कंडक्टर साइड के टायर के नीचे आने से बाइक को ट्रक कुछ दूरी तक घसीट कर ले गया। इसके बाद ट्रक चालक वाहन छोड़ मौके से भाग निकला। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन सिर व पैर पर गंभीर चोट लगने से सूरज की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर जंक्शन थाना के सहायक उप निरीक्षक नाथूलाल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के मॉर्चरी कक्ष में भिजवाया। बाद में शव के पोस्टमार्टम की कार्यवाही हुई। इस संबंध में मृतक के पिता शंकरलाल ने ट्रक चालक के खिलाफ वाहन को तेज गति और लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने जिससे सूरज की मौके पर मौत होने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि मृतक अविवाहित था तथा आईटीआई का स्टूडेंट था। वे 2 भाई थे। सूरज के भाई की पूर्व में बीमारी से मौत हो चुकी है। बुधवार को हुए सड़क हादसे में सूरज भी चल बसा। आरटीई की पुनर्भरण राशि का भुगतान शीघ्र करवाने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक व आरटीई प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूल संचालकों ने अधिकारियों से 2019-20 की द्वितीय किस्त और कुछ स्कूलों की पूर्व में बकाया पुनर्भरण राशि अविलंब जारी करवाने की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने पहुंचे निजी स्कूल संचालकों का कहना था कि इस राशि का भुगतान कुछ माह पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक यह राशि विद्यालयों को आवंटित नहीं की गई। इससे कोरोना काल में विद्यालय संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। निजी विद्यालय संचालक दीपक कश्यप ने बताया कि मार्च 2020 से स्कूल संचालक बड़ी मुश्किल में बिल्डिंग किराया, विद्युत बिल, बसों की किस्त, ईएमआई भर रहे हैं, परंतु अब आर्थिक हालत ऐसे हो गए हैं कि इन सभी चीजों का संचालन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरटीई की पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 16 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। निजी स्कूल संचालकों ने ज्ञापन के माध्यम से आरटीई की पुनर्भरण राशि जल्द से जल्द संबंधित विभाग से बजट जारी करवाकर विद्यालयों को आवंटित करवाने की मांग की। राशि के लिए हम एलिमेंट्री में आए विजय चौहान जी के नेतृत्व में, तो इसका हमने ज्ञापन दिया भी हमारा जो हमारा खुद का स्कूल का पैसा है वो सरकार हमारे को दे दे। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से भी हमारे को जो हीन भावना में रखा है इन्होंने, तो वो बहुत गलत बात है। बाकी सभी लोग, सभी संस्थाओं का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग कर रही है सरकार। जो प्राइवेट एसोसिएशन है, स्कूल है, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो सरकार का बोझ उठा रखा है इन्होंने, और उसके बावजूद भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही। 1 साल से यार हमारे 20 साथी अब तक मर चुके हैं पूरे राजस्थान में। तो मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ हमारे को ऐसे तंग मत करे, और नहीं तो हम इसका करारा जवाब देंगे। हमारा जो पैसा है, हमारा हक का पैसा है, वो जल्दी से जल्दी दे। ये स्कूल है ना, इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि ना हमारे पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। स्कूल सारे बंद हैं। सरकार तरह तरह के नियम थोप रही है कि आप फीस नहीं ले सकते हैं। आखिरकार हम किस मत से ना ये खर्चा करें, और जो टीचर है ना उनको भी नहीं हटा सकते हैं ना। इस तरह से इस दयनीय स्थिति में हमारे कम से कम है ना 20 स्कूल है ना, संस्थापक है ना, वो अपनी सुसाइड कर चुके हैं ना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का समापन बुधवार को टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर में संपन्न हुआ। अभ्यास वर्ग में श्रीगंगानगर बीकानेर विभाग संगठन मंत्री उपमन्यु सिंह राणा का प्रवास रहा। एबीवीपी के अभ्यास वर्ग 5 सत्रों में संपन्न हुआ, जिसमें एबीवीपी का इतिहास, विकास एवं कार्यशैली के बारे में उपमन्यु सिंह राणा ने बताया।
द्वितीय सत्र जिला संयोजक प्रशांत महर्षि, तृतीय सत्र प्रांत सहमंत्री विपिन सुथार, चतुर्थ सत्र में जिला प्रमुख जगदीश परिहार ने लिया। संगठन मंत्री उपमन्यु सिंह राणा ने बताया कि एबीवीपी की स्थापना 1949 में युवाओं व समाज हित की रक्षा के लिए हुई। निरंतर एबीवीपी कॉलेज कैंपस में 365 दिन कार्य करती है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छात्र हितों में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एबीवीपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए युवा हितैषी होना आवश्यक है। विभाग संगठन मंत्री मैं ही हूँ अभी तक, और शायद भविष्य में कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। तो अब मेरा केंद्र बीकानेर हो गया, लेकिन जब 2017 में मैं यहाँ मेरा केंद्र हुआ, उस समय मैंने देखा, उस समय से विद्यार्थी परिषद हनुमानगढ़ इकाई में छात्रों के लिए संघर्ष करा, यानी बहनें हमारे कार्यक्रम में नहीं आ रही। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो बहनें विद्यार्थी परिषद में काम कैसे करेगी जब परिवार का उनको ऐसा वातावरण उपलब्ध होगा। यानी हमारे विद्यार्थी परिषद में छात्र और छात्राएं, हम कहते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान नहीं है, तो महिलाओं की भी बराबर भागीदारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा उदाहरण है किसी भी छात्र संगठन में और छात्र नेताओं का जो सबसे बड़ा दायित्व होता है वो महिला के पास नहीं है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद ऐसा छात्र संगठन है जिसका छात्र नेताओं का, विद्यार्थी परिषद का जो सबसे बड़ा दायित्व होता है राष्ट्रीय महामंत्री का, वो राष्ट्रीय महामंत्री आज हमारी बहन सुश्री नीति त्रिपाठी नेतृत्व कर रही है। विद्यार्थी परिषद का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एबीवीपी का नेतृत्व आज के समय में एक बहन कर रही है, जो 2017 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़े। तो हमारी बहन आज वहां का नेतृत्व करी विद्यार्थी परिषद में। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ से नगर मंत्री से धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता काम करते करते प्रांत मंत्री तक जाता है, प्रांत मंत्री से राष्ट्रीय मंत्री बनता है, राष्ट्रीय मंत्री से राष्ट्रीय महामंत्री का जो दायित्व विद्यार्थी परिषद की बहन नेतृत्व करी। आज हम सभी लोग काम कर रहे हैं, बहन के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला अभ्यास वर्ग आज हनुमानगढ़ टाउन में संपन्न हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी अभ्यास वर्ग हर वर्ष होता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से इस वर्ष कुछ लेट हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर अभ्यास वर्ग के अंदर वर्ष भर के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा करता है और उनके संक्षिप्त में आने वाले वर्ष भर की योजना भी तय करते हैं। विद्यार्थी परिषद अभ्यास वर्ग के अंदर पूरे जिले भर से विद्यार्थी मौजूद होते हैं। उसके अंदर उनको आने वाली शिक्षा नीति और बहुत से विषयों को लेकर उनके साथ चर्चा की जाती है। और अभ्यास वर्ग में आज विभाग संगठन मंत्री उपमन्यु सिंह साहब का प्रवास रहा। अभ्यास वर्ग आदर्श विद्या मंदिर में आज संपन्न हुआ। आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। इस जिला अभ्यास वर्ग के अंदर हमने पूरे साल की जो कार्यनीति है उस पर चर्चा की कि आगामी समय में हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। इसके अलावा आगामी समय में कोरोना काल को लेकर जो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है उसको लेकर भी हमने योजना बनाई है कि हमारी कुछ पाठशालाएं तो चल रही है, अब जिले भर में हम कुछ नई पाठशालाएँ और प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं। कितनी चल रही है अभी 2 हमारी पाठशालाएं चल रही है, एक हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, एक नौर इकाई के अंदर चल रही है। इसमें क्या क्या करवा रहे हैं? इसके अंदर हम बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के, उन बच्चों को रोजाना बुलाया जाता है। 2 घंटे उनकी क्लास लगती है, उनको होमवर्क दिया जाता है, उनको क्लास के अंदर रिटर्न उनका टेस्ट होता है, उनको योग वगैरह करवाए जाते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। जंक्शन के बाड़बारे में मुख्य सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद सुमित रणवा, तरुण विजय, मदन बागला आदि ने संयुक्त रूप से किया। सभापति ने बताया कि शहर के सौंदर्यीकरण और विकास को ध्यान में रखते हुए सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनेगा और सड़क निर्माण करवाया जाएगा। गंदे पानी के बने गड्ढे को लेकर भी जायजा लिया गया। सभापति ने बताया कि नगर परिषद प्लानिंग में है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज वार्ड नंबर 12 में सीसी रोड का उद्घाटन किया गया है, जिसमें वार्ड पार्षद सुमित रणवा जी, वार्ड पार्षद तरुण जी, विजय जी, वार्ड पार्षद मदन जी बागला जी की उपस्थिति में हमारे नगर परिषद के स्टाफ के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस रोड से बनने से इस 4-5 वार्डों की ये मुख्य सड़क है, वार्डों की सुंदरता बढ़ेगी। किस तरह के डिवाइडर वगैरह भी लगाए जाएंगे? बीच में डिवाइडर निर्माण करके लाइटें लगाई जाएंगी, ट्यूबवेल पोल लगाए जाएंगे, जिसमें आने जाने वालों को सुविधा रहेगी एवं वार्ड भी अच्छा लगने लगे। खाली जगह का भी निरीक्षण किया, पानी
बीच में जो पहले गंदे पानी का गड्ढा था वहाँ पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए जा रहे हैं, उसका भी वार्ड पार्षद तरुण जी विजय जी के साथ जाके निरीक्षण करके आए हैं। कल से उसमें जेसीबी लगा के जो झाड़ झखाट है, झाड़ियाँ किकरें हैं, वो काटी जाएंगी। इसके बाद में प्रशासन से पुलिस मदद लेके जो अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। वहाँ प्लानिंग की हुई है, उसमें आवासीय प्लाट विक्रय किए जाएंगे। आज हमारे वार्ड नंबर 12 में जो मेन मुख्य सड़क है, उस सड़क को हमने जिसकी हालत बड़ी ख़राब थी, उसमें हमने सीमेंटेड चौड़ी सड़क बनवाई है। इसके साथ साथ ये हमारे वार्ड की मुख्य सड़क है, इसलिए इसमें डिवाइडर रोड लगाई है। डिवाइडर के बीच में खंभे लगाए जाएंगे ताकि हमने जो लोग सब वार्ड वासियों से वादा किया था चुनावों में कि हमारा वार्ड जो है वो सारे वार्डों में एक अलग पहचान बनाए, तो उसी के अंतर्गत आज नगरपालिका अध्यक्ष गणेश राज बंसल जी, सुमित रिणवा जी, मदन बागला जी और गुरप्रीत मान द्वारा इस सड़क का शिलान्यास करवाया गया है। और इससे पूर्व भी वार्ड में 50 लाख के करीब सड़कों का निर्माण हो चुका है। और हमारा मानना यही है कि जो भी काम रिक्त रहा हुआ था, बचा हुआ था, जो सड़कों की हालत खस्ता थी, उनको क्रमबद्ध तरीके से सड़कें, सीमेंटेड सड़कें बनाई जाए। इससे पूर्व भी जो भी सड़कें थी हमने लगभग 90 लाख रुपए का करीब काम करवा चुके हैं और आगे भी जो भी बचा हुआ है वो भी जल्दी करवाया। पीलीबंगा के दुलबाना में लावारिस मिले नवजात को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाल कल्याण समिति की ओर से आज नवजात की स्वास्थ्य जांच सहित अन्य जांच के लिए बच्चे की सार संभाल का जायजा लिया गया। बताया गया कि फिलहाल बच्चा स्वस्थ है, लेकिन कुछ जाँच होना बाकी है। जिला अस्पताल में नवजात बच्चे की सार संभाल करने के लिए बाल कल्याण समिति पहुंची। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विमला डुड्डी ने बुधवार को जिला अस्पताल पहुंचकर नवजात लावारिस मिले शिशु की देखरेख और संरक्षण संबंधी जानकारी ली। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने कहा कि बच्चा वर्तमान में स्वस्थ है, किंतु कुछ जांचें अभी और की जानी है। बाल कल्याण समिति ने पीएमओ से शिशु की बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक चर्चाएं की। इस संबंध में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विमला डुड्डी ने समाज से अपील करते हुए कहा कि आप नवजात शिशुओं को फेंके नहीं, मारे नहीं, अपितु बाल कल्याण समिति के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के नाम पूर्ण रूप से गुप्त रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त राजकीय जिला चिकित्सालय टाउन व राजकीय किशोर संप्रेषण गृह हनुमानगढ़ जंक्शन में पालना गृह की स्थापना की हुई है, जहां सुरक्षित रूप से बच्चे को रखा जाए। पीलीबंगा से कल शाम को करीब 8:30 बजे बच्चा हमारे यहाँ रेफर हो गया है। एमरजेंसी में एडमिट कर दिया। हमारे यूनिवर्सिटी की देख रेख में इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये थोड़ा लो बर्थ रेट था, वजन उसका होना चाहिए, थोड़ा सा कम था। अभी बच्चा स्टेबल है, उसके पैरामीटर्स सारे नॉर्मल है। जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। फीडिंग भी यहाँ पे जो सुविधाएं हैं फैसिलिटी से उनको दिया जा रहा है बच्चे को। कल पीलीबंगा से एक बच्चा यहाँ हॉस्पिटल में आया है, नवजात शिशु है, जिसकी जानकारी के लिए आज हम यहाँ आए हैं। डॉक्टर साहब ने अपने पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रेजेंटली तो बच्चा एकदम स्वस्थ है और यहाँ पे CWC के संरक्षण में है। कुछ दिन बच्चा यहीं हॉस्पिटल में ही रहेगा, आगे कुछ दिन यहीं रहेगा, उसके बाद हमारे CWC के पास होगा जी। इसकी जो भी देखभाल है वो CWC करेगी। आगे से 2 दिन की प्रक्रिया CWC जी। ब्लॉक 21 से कांग्रेस प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह गिल द्वारा चुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा ITE में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। गिल के समर्थन में सभापति गणेश राज बंसल, सुमित रिणवा, मदन बागला ने पाऊं समर्थन जुटा। इस दौरान वक्ताओं ने कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कही। और हमारे बीच हमारे भाई गुरप्रीत गिल 2 शब्द बोलकर सम्मानित मंच मेरे बड़े भाई सभापति जी गणेश जी बांसल और सुमित रिणवा जी, और कहना चाहना भी ज्यादा तो ज्यादा कांग्रेस में वोट पाके मैंने कामयाब करो, जो कि मैं सोची आवाज उठा सका और ITI का जो कच्ची बस्ती है इन्होंने मैं काम करवा सका। और गलतियां तो है नहीं। इस बार अपने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हनुमानगढ़ में भी मैं आपकी दया से कांग्रेस का चेयरमैन हूँ। इस बार आप गुरप्रीत सिंह जी को कांग्रेस के चुनाव निशान आपके पंजे पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाकर 50 मीटर भेजे। आप सभी से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप अपने इस जोन से
जिला परिषद के वोट में और 50% के वोट में दोनों वोट कौन इसके हाथ के पल्ले पर देकर गुरप्रीत जी को भारी मतों से ऋणी बनाकर भेजे। मैं आपका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। 5 दिसंबर का ये चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव एक नई इबादत लिखेगा। जिस हिसाब से सब आजकल अखबारों में मोबाइल पे फेसबुक पे सब देख रहे हो कि किसानों के साथ मोदी सरकार कैसे अत्याचार कर रही है। ये चुनाव ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, किसान का चुनाव है और प्रत्येक किसान को ये देखना है कि हमारे किसान भाइयों के साथ केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसने कितना अत्याचार किया। आज उनके जो बड़े नेता वो गाँव में जा रहे हैं तो गाँव में जाकर सवालों से बचने के लिए वो कभी किसी घर में चाय पी के आ जाते हैं और बोलते हैं हमने फलाना गाँव में सभा कर ली, फलाना गाँव में मीटिंग कर ली। मीटिंग होती है खुले जो होती है जहाँ लोग सवाल जवाब कर सके, एक दूसरे में बातचीत कर सके। और बीजेपी के नेता जिस हिसाब से जिम्मेदारी से भाग रहे हैं उनको ये पता है कि राजस्थान के पंचायत के चुनाव में और जिला परिषद चुनाव में उनका सूत्रा साफ होने वाला है। मैं गुरप्रीत गिल 21 नंबर ब्लॉक से चुनाव लड़ रहा हूँ और आज प्रोग्राम था, खेलों से मुझे तोला गया है और ITI में जगह जगह पे भारी समर्थन मिल रहा है। तो मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे साथी हैं मिलने वाले हैं और ये सरकार के साथ चलेंगे और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगे। नमस्कार जी, जोड़किया से हम शिषपाल बोल रहे हैं। हमारे गांव में भी अच्छा प्रभाव है गुरप्रीत सिंह जी का और बीजेपी का तो 3रे नंबर में है। और अच्छा टक्कर जी अमित और गुरप्रीत सिंह की बीजेपी निर्दलीय हमारे तो बीजेपी 3रे नंबर में चल रही है जी। और 1100 वोट मान रहे हैं आपके, पर वोट उनको 800 से अंदर ऊपर नहीं आएंगे। जोड़किया सरपंच प्रतिनिधि उमेद सिंह राजा। आधार ऐसे है जी कि पिछले 10 महीनों के जो हमारे सरपंच कार्यकाल के अंदर हम गांव के हर व्यक्ति के संपर्क में हैं और हमने गांव के विकास के लिए कार्य करवाए। और जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सड़कें, नाली, वो तो हमने कार्य कराए। नरेगा में भी हमने सुधार करवाया है। हमारे गांव में जो नरेगा में जो अनियमितता थी वो हमने बंद करा के जो नरेगा में व्यक्ति को प्रति आय थी उसमें बढ़ोतरी करवाई है। और हमने लॉकडाउन के अंदर भी हमने हर व्यक्ति का ध्यान रखा। गांव के भामाशाहों के सहयोग से हमने राशन किट अवेलेबल करवाए। और ग्राम स्तर पर शायद ही हमारा गांव जोड़किया पहला गांव होगा जिसने 23 तारीख को लॉकडाउन स्टार्ट होता है और 22 तारीख से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हमने गांव में करवाना स्टार्ट करा। 3 बार हमने छिड़काव कराया। ग्राम का हर व्यक्ति हमारे से संतुष्ट है। और आज के टाइम में पढ़ा लिखा और जो भी मतलब बुजुर्ग है वो इस चीज़ को समझते हैं कि कोई भी एक सांकड़ होती है उसकी भी चेन से चेन जुड़ी होनी चाहिए। कुछ राशन कार्ड आप लोगों ने कटवाए जिसका आपको नुकसान होगा। हम जैसे हमारे गांव में ये पता चला कि कुछ लोगों का नाजायज़ राशन कार्ड बिना सर्वे के काट दिए गए तो मीडिया में इनको सबको बताया कि सर्वप्रथम जो हनुमानगढ़ जिले में लगभग 250-300 सरपंच है उनमें से सबसे पहले कलेक्टर साहब के पास विरोध करने में आया था। और मैंने कलेक्टर साहब से बात की तो फिर कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को हमारे पास भेजा। हमने एसडीएम साहब को बोला कि ये जो आपने जो कोरोना काल के अंदर एक तो आप संवेदनशीलता दिखा रहे हो कि किसी गरीब व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा और एक आपने ये बिना सर्वे बिना किसी सरपंच को बताए आपने उनका नाम काट दिया है। तो फिर कलेक्टर साहब ने हमसे बोला कि हम इसकी दोबारा जांच करवाएंगे कि ऐसे जल्दबाजी में नाम नहीं काटने चाहिए। और हमने उनको बोला था कि भाई ये जो 4 से 5 बीघा जमीन वाले जो लघु सीमांत किसान हैं उनके साथ बिल्कुल ज्यादती हुई है। तो एसडीएम साहब ने हमारे से लिस्ट लेके हमें पूरा आश्वासन दिया। और जो सरपंच गांव के व्यक्ति के लिए हर चीज़ का ध्यान रखता है वो ऐसा काम नहीं कर सकता। और हमने तो गांव में बड़े चौपाल में कहा था कि जो गेहूं काटा गया है वो केंद्र सरकार के निर्देश पे काटा गया है, उसमें सरपंच के नए कई साइन है। नए सरपंच को विश्वास में लिया गया और नए सरपंच से कोई सर्वे कराया गया। पटवारी और ग्राम सेवक से रिपोर्ट मांगेगी। पटवारी से रिपोर्ट मांगेगी कि 4 बीघा से ऊपर वाले की सूचना भेज दो। और सेक्रेटरी से मांगी गई कि मृत व्यक्ति और सरकारी नौकरी वाले की आप सूचना भेज दो। उन्होंने सूचनाएं भेज दी और काटने का काम उच्च अधिकारियों का था। आपको भी पता है कि एक सरपंच के पास गेहूं और काटने या जोड़ने का अधिकार नहीं होता। और ये हमारे गांव का युवा भली भांति परिचित है। विरोधियों को इन 10 महीनों के अंदर ऐसा कोई इशू मिला नहीं जो हमारे खिलाफ कर सके। तो ये एक झूठा बुमरेंग फेंकने की कोशिश कर रहे हैं जो लास्ट में जाके उन्हीं के लगना है।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी है। मास्क की अनिवार्यता के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है, लेकिन मास्क की अनिवार्यता पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रही। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से सीएमएचओ को ज्ञापन देकर खासकर जिला अस्पताल जहां संक्रमण का खतरा बना रहता है, जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को मास्क की अनिवार्यता लागू करने की मांग की। इसके साथ ही पर्ची व दवा खिड़की पर मास्क अनिवार्यता लागू करवाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। टाउन हॉस्पिटल में एक रेड भेज दी यहाँ से, बिना मास्क के कोई भी मरीज को नहीं देखेगा। एक बार जैसे हॉस्पिटल में आ जाएगा उसके हाथ धुलाया जाए, सैनिटाइजर किया जाए। पीसीओ छोटी है, दूसरा पीसीओ जो छोटे छोटे हॉस्पिटल है वहाँ भी एक रेड भेज दी यहाँ से दफ्तर से। स्पेशल पता है कोरोना बहुत ज़्यादा तेजी से गति बढ़ा रहा है और हमने इसी में प्रयास में लगे हुए हैं। तो अभी हमने 3-4 दिन में सर्वे किया, उसमें पाया गया कि हॉस्पिटल के अंदर टाउन में भी लगभग 50% जो मरीज हैं वो मास्क लगा के नहीं आ रहे, बीमारी के कारण से भी नहीं आ रहे, किसी कारण से भी नहीं आ रहे। तो आज हम सीएमएचओ साहब को 4 बिंदु दे के आए हैं। एक तो जो भी मरीज अगर मास्क नहीं लगाएगा वो डॉक्टर साहब उसको नहीं देखेंगे, पहला काम। दूसरा काम, जब ये पर्ची बनाते हैं वहाँ भीड़ भड़का रहता है, दूरी बनाए रखें उसके लिए भी हमने आज रिक्वेस्ट की है होमगार्ड के लिए कलेक्टर साहब को, ये होमगार्ड की नियुक्ति की जाए जो दूर अपने किया जाए। तीसरा हमने ये कहा है सब कि जो भी मरीज आता है उसको बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए, जैसे अंदर घुसे तो सैनिटाइज करके घुसे और बाहर निकले फिर भी सैनिटाइज करके निकले बाहर। चौथा हमने कहा है जो ये दवाइयाँ बेच रहे हैं, जैसे पीसी के पास वो मास्क नहीं लगाते, वहाँ भी मास्क लगाया जाए, उनका भी मास्क लगाए, वो भी सैनिटाइज कराया जाए इसी के लिए। और हमारा पता लगा है कि इसकी कोरोना कोई दवाई नहीं है, मास्क लगाइए, बार धोइए, दूरी बनाए रखिए मास्क ने। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।